अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। किसी भी लड़ाई में जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सामने आती है या उसके मुखालिफ कुव्वतें, तो ऐसे लगता है कि कोई ख़ास बयानिया सामने नहीं नज़र आ रहा। कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि सियासी जंग में अपोजिशन बेंचों पर बैठा फरीक भाप चुका है कि दूसरी तरफ यानी हुकूमती बेंचों में दम नहीं है। सो कमज़ोर फरीक को शिकस्त देने का यही मौका है कि दाखिली मामलात का आलम यह है कि रियासती अदारे बेगुनाहों के डंके की चोट पर जान लेते हैं और रियासत मुकदमा नामालूम अफराद के गिर्द लिखने पर मजबूर है। खारजी मामलात का क्रेडिट पहले ही बड़ी सरकार के हवाले है और जो मईशत का मसला है वो भी उसी तरह नज़र आता है। तो तमाम तर दोस्त ममालिक की अमदाद के बावजूद एक फरलॉन्ग चलने को तैयार नहीं। सुबह से शाम तक अगर कोई ख़बर तवातर से नुमाया है तो वो बुज़दार साहब की है। वो भी सुनने में आया है कि पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से बड़ी तब्दीली लाई जा रही है। अब ये तब्दीली बुज़दार साहब की है या बुज़दार साहब की कारकर्दगी में, ये अभी वाज़े नहीं है। बहरहाल अपोजिशन का दावा है कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्या हुकूमत वक्त गुजरने के साथ अपने कदम जमा रही है या कदम सियासी मैदान से उखड़ रहे हैं? जनाब बाकिर साहब, आज आपने देखा से इमरान खान साहब ने एक 1-on-1 मीटिंग की है गवर्नर सरवर साहब के साथ और कि वज़ीर आला बुज़दार साहब ने भी उनको ब्रीफ किया है। पहले सर अगर हम थोड़ा सा टच कर लें, जो ये गैस का इशू है उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर पेट्रोलियम तहकीक करें और कि बहुत ज़्यादा आप बर्डन अब कंज्यूमर पे इस तरह पास कर रहे हैं। मैं जो सर आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि याद होगा आपको कि 5 सितंबर को इसी तरह की प्रेस रिपोर्ट्स थी जिसमें इसका बिल्कुल मुतज़ाद हमें सजेस्ट किया जा रहा था, यानी ओगरा की ये तजवीज़ थी कि कोई 45% तक गैस की कीमत को बढ़ाया जाए और उसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अप्रूव कर दिया था। तो क्या राय रखते हैं आप जनाब, इसमें थोड़ा सा ये बैक पेडलिंग है या वाकई में एक चेंज ऑफ हार्ट है? नहीं, ऐसा चेंज ऑफ हार्ट वगैरह तो नहीं है। मेरा ख्याल में कि लोगों को जो ज़्यादा बिल्स की वजह से परेशानी का सामना हुआ है, वो ख़ास करके जो आजकल इकनॉमिक मुश्किलात तो हर एक को दरपेश हैं, तो इस वक्त जो लोगों को मुश्किल पेश आई है तो उसकी वजह से ये वज़ीर-ए-आज़म को डिफेंसिव पोजीशन लेनी पड़ी है। आपको याद होगा कि ये जो रिकमेंडेशन थी ओगरा की तरफ से, जो पेट्रोलियम सेक्टर का रेगुलेटर है, वो जून में आई थी। फिर उसके बाद इस पे 8 ECC की मीटिंग्स हुई। सितंबर 5 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूवल दी। इसके बाद 18 अक्टूबर को इसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी कि जनाब आप ये इनको बढ़ा दें और तकरीबन औसत के हिसाब से 46% के तकरीबन एतबार से ये कीमतें बढ़ी थी, जबकि हाईएस्ट जो बढ़ी है वो स्लैब जो बढ़ी है वो 143% इंक्रीज था, जिसकी वजह से गैसेस के जो कीमतें जिस दफ़ा बढ़ गई और लोगों को बहुत ज़्यादा बिल्स इस दफ़ा देखने को मिले और उसकी वजह से काफ़ी वावेला भी हुआ। लेकिन इसमें जो है जो कसर थोड़ी सी उन्होंने ज़्यादा निकाली लोगों में से कि उन्होंने इस पे जो डोमेस्टिक जो है कंज्यूमर, जो घरेलू कंज्यूमर्स हैं, उन पे गैस कंपनियों ने, आपकी जो सुई गैस की कंपनीज हैं, उन्होंने प्रेशर फैक्टर गलत लगा दिया, इंडस्ट्रियल वाला लगा दिया। इसकी वजह से ज़्यादा जो एक आपको जो इंक्रीज पास ऑन होनी थी उससे ज़्यादा जाके हुई। लेकिन मुझे हैरानगी जैसा जो सारे इसके ऊपर हो रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद अप्रूवल दी। आज इंक्वायरी भी खुद ऑर्डर कर रहे हैं कि जनाब सरवर साहब इसको करें। और कल ही सरवर खान साहब ने यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारा डेफिसिट इतना बढ़ चुका था, वो कोई 155 अरब का बन चुका था और ये कीमतें बढ़ाने के बाद हम उसे 69 अरब तक ले आए हैं और इस 69 अरब में तकरीबन 48 से 50 अरब की गैस वो है जो चोरी हो रही है। तो उन्होंने अपना डेफिसिट जो खसारा था वो तो कम कर दिया, लेकिन साथ साथ लोगों का भी कबाड़ा निकाल दिया। अब थोड़ा सा इमरान खान साहब की जो बात हो जाए, मेरा ख्याल में जो अभी हमें समझने की जरूरत है कि उन्होंने अचानक से इस तरह का पॉपुलिस्ट का स्टेटमेंट कैसे दिया। उसी पे ही बाकिर साहब, आपकी इजाज़त के साथ ऑफ स्क्रीन भी यही डिस्कशन हो रही थी। आपने जो एक जस्टिफिकेशन के तौर पे हमारे पास एक शॉर्ट भी है कि इमरान खान साहब अपने ही जो लाहे अमल को अप्रूव करते हैं उस पर फिर बाद में तहकीक करते हैं, ऐसा क्यों है, ज़रा सुन लेते हैं। घर में
जब मौका मिलता है टीवी देखने का, तो मैं टीवी देख रहा होता हूं, कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। जनाब बाकर साहब, आपने खुद सुन लिया सर कि जब कुछ ऐसी सियासी जमातें होती हैं जो हमेशा से बाइख्तियार रही हैं, इक़्तिदार में रही हैं पिछले 30-40 साल, ये एक नई जमात है, एक नए वज़ीर आज़म हैं और उनका ही कहना है कि जी उनको फ़िलहाल यकीन नहीं आ रहा कि वज़ीर आज़म है कि नहीं है, क्या बाद में वो रिकन्सिडर नहीं कर सकते इन्हीं पॉलिसीज़ को? जी, पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर तो कर सकते हैं, लेकिन जो माशी हालात है वो उनको कहाँ इजाज़त देंगे। और लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कदम आपने खुद उठाया उस पर तो कायम रहे, उसको तो ऑन करें। अब आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अपोजिशन को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि जहाँ पे वज़ीर आज़म खुद फैसला करके दूसरे दिन कहे कि जनाब मैं इंक्वायरी करूँगा कि किसने ये किया। तो यह आपकी क्रेडिबिलिटी को आप खुद एट स्टेक लगा रहे हैं कि दूसरों को कहने की ज़रूरत, आपको क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है जनाब कि ऑपोजिशन अभी इतनी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। उस पर भी मैं आपकी राय लेना चाह रहा था। शेख रशीद साहब, हमने कल के शो पे इस पर थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज अगर डिस्कशन भी हो जाए, जो बार बार कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये शेख रशीद साहब का खुद अपना कहना है कि जी कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये जो दो सियासी जमातें हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पैसे दे रही हैं कि कोई ना कोई मुआहदा हो सके हुकूमत के साथ, कोई डील हो जाए हुकूमत के साथ। और फिर उन्होंने वही जो अपनी बात की थी कि जी ढील भी नहीं और डील भी नहीं, और साथ में मेरे ख्याल से उनको इस तरह की सजेशन नहीं देनी चाहिए थी कि शहबाज शरीफ साहब की भी आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टच कर रहे हैं। उस पर क्या राय रखते हैं आप जनाब? असद, मुझे तो नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब के वजीर का स्टेटमेंट है। आप उन पे एक्सप्रेशन जो है उन पे शुबा सरेआम कर रहे हैं और किस तरह से आप उनकी जो इमेज है उसको इफेक्ट कर रहे हैं कि जी उन्होंने पैसे लेके ये डील कर रहे हैं, चाहे वो पैसे फाइन्स की सूरत में भी हों। तो ये आपको चीज़ कैबिनेट के अंदर सेटल कर लेनी चाहिए। लेकिन एक सियासी ऑब्जर्वर के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत ने एक तो उनकी जो नवाज शरीफ साहब की सेहत है उसकी वजह से वो उनकी मजबूरी थी कि उनको अस्पताल शिफ्ट करें, शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी दें कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो सारा मलबा उन पे गिरेगा। लेकिन साथ साथ इन्हें यकीनन जो हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि ऑपोजिशन को साथ लेके चलने की जरूरत है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आ रही है। बाकर साहब, हम इसी शो पे इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं कि आइन में एंटी डिफेक्शन क्लॉजेज़ हैं, सियासी जमात में कोई गुंजाइश नहीं है कि आदमी अपना जो एक तरह का पर्सपेक्टिव है वो सामने रखे। अगर आपके एक आज़ाद ख्याल इत्तेहादी हैं जो अपनी दिल की बात कर रहे हैं, ये और बात है कि जी वो बात उनको कहाँ से मिल रही है, तो उनको करने दें। एक और जो नुक्ता है जनाब जो उन्होंने उठाया और जो इस शो पे भी काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ है, जिसपे मेरी आपकी हल्की सी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया कि ये बिल्कुल गलत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन इनको तकर्रर किया गया है, इमरान खान साहब ने ये गलत किया है, उनको वहाँ से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और जो शेख रशीद साहब के खुद ख़िलाफ़ कुछ रुकावटें बन रही हैं कि उनको PAC में मत लाया जाए, वो कह रहे हैं कि जी मुझे लोगों ने वोट दिया था, मुझे आप आने दें। सर, जब आप पे खुद इस तरह के केसेस हों, और मैं अभी शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इतनी अहम कमेटी की सरबराही कर सकता है, जिस कमेटी की वजह से जो आपने कानून साजी का जिक्र किया था वो तमाम लेजिस्लेशन रुकी हुई है? असद, ये बात नहीं है मेरे ख्याल में कि वो शहबाज शरीफ साहब का को अल्टरनेटिव है कि नहीं। मेरा ख्याल में PMLN में काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, लेकिन PMLN ये समझती होगी कि जो अभी का अरेंजमेंट है उसमें जो पार्टी लीडर है उसी ने अपोजिशन लीडर होना है, और चूंकि अपोजिशन लीडर होने की वजह से जो आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में
तय पाया था या एक ट्रेडिशन बनी है वो कि वही अपोजिशन लीडर ही बाद में जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनेगा और वो जाके हुकूमत के जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर नजर रखेगी। नहीं, लेकिन बाकिर साहब वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन कन्वेंशंस की रोशनी में भी चौधरी निसार साहब जो चेयरमैन थे वो तब अरेस्ट नहीं हुए थे। जो खुर्शीद शाह साहब थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे और पीएसी के चेयरमैन थे, उन पे भी उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं है क्या? नहीं, वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब जब अपोजिशन अपने पास ओहदा ही ना रखना चाहे तो हुकूमत को किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन जो चौधरी शेख रशीद साहब बनाना चाहते हैं कि वो बतौर वजीर हुकूमत के वजीर पीएसी कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं कि ये इस कमेटी ने तो नज़र रखनी है हुकूमत पे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि अगर जाके एक सिटिंग मिनिस्टर उस पीएसी में बैठना शुरू कर दे, वो कहते हैं जी मैं तो पूरी तरह क्वालिफाइड हूँ। भले से आप क्वालिफाइड होंगे, आप इतने अरसे से पार्लियामेंटेरियन चलते आ रहे हैं, आपको सारे कवायद और ज़वाबित भी पता होंगे, लेकिन क्या आपका वहाँ बैठने का जवाब बनता है? हुकूमत जो कि हुकूमती पार्टी से तल्लक रखने वाले MNAs और सेनेटर्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन यकीनन वजीर नहीं होते। तो ये चीज़ तो आपको उधर भी देखनी है कि ये पीएसी को एक सियासी दंगल बनाना चाहते हैं कि जहां पर जाकर ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग किया करें। बेशक जनाब, जहां तक शेख रशीद साहब की बात है तो बिल्कुल मुफादात का टकराव नज़र आता है, लेकिन मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक भी वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शायद है। जनाब, पंजाब सूबे के मुतालिक अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, आज जो बुज़दार साहब ने भी ब्रीफ किया इमरान खान साहब को, जो सबसे तशवीशनाक वाक़या था इस मेरे ख्याल से जब से ये इस जमात ने हुकूमत को संभाला है, वो साहिवाल का एक सानहा था। अब उस पर जनाब जो विक्टिम्स हैं उन्होंने जो JIT के मुतालिक कहा है वो सबके सामने है। बार बार उन्होंने कहा कि जी इस पूरे प्रोसेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। खलील का जो खुद जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि जी हमें बुलाया गया था ID परेड में, लेकिन हम इस प्रोसेस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखते। उनके वकील ने भी कहा है कि CTD के अफसरान हमें धमका चुके हैं। ये जो तमाम प्रोसेस जारी है बाकिर साहब, इसमें एक तो क्या कोई क्रेडिबिलिटी रही है, और साथ में बुज़दार साहब के कुछ हट के रिकमेंडेशंस हो सकते हैं कि या तो आप इस चीज़ को रीस्टार्ट करें या इसको दुरुस्त करें, क्योंकि इन वन सेंटेंस सर वो बार बार कह रहे हैं कि सब जानते हैं किन लोगों ने वो गोलियां बरसाई थी। असद, मेरा ख्याल में ये बिल्कुल क्लियरली ओपन एंड शट केस है, सबके सामने है। एक CTD की टीम गई थी, जाहिर बात है CTD टीम खुद से उठ के ही नहीं चली गई होगी, उसको असाइन किया गया होगा, उसकी डिटेल होगी कि जनाब ये लोग ये रैंक्स ये जा रहे हैं, इनको ये असला इशू हुआ है, इतने इनको एम्यूनिशन इशू हुआ है और ये वापस आके उन्होंने अपना असला जमा कराया होगा। ये 2 हफ्ते होने को हैं, ये बहुत स्लो पेस से चल रही है। मैंने आपको याद होगा कि इस वाक़े के अगले दिन जो शो हुआ था उसके ओपनिंग सेंटेंस में कहा था कि जहाँ ये बात अलमनाक है वहाँ ये उससे बढ़ के ये तकलीफ दह चीज़ है कि किसी को उम्मीद नहीं कि यहाँ पे इंसाफ होगा। अभी तक जो जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है उसमें 2 मटेरियल एविडेंस अभी उनको दिए गए हैं। एक तो जो मकतूलीन की गाड़ी थी वो दिए गए हैं, और उसके अलावा जो गोलियों के जो वो होल होते हैं वो दिए गए हैं। अब इसमें अहम चीज़ जो है वो उनको अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई कि जो CTD के जो लोग कारकुन वो गए थे, पर्सोनल गए थे उस पर रेड पे, उन्होंने जो असला साथ लेके गए थे, क्योंकि तब तक जब तक वो जो खोल दिए गए उनको कॉरेस्पॉन्ड ना करे, वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि ये इसी असले से इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, क्योंकि CTD का बयानिया मुख्तलिफ है कि ये तो किसी और ने फायरिंग की थी और उसमें ये हलाकतें हो गई। तो ये जब तक का आपका ये चीज़ क्लैरिटी नहीं आती और आप इसको बिल्कुल कमिटेड हो के रिजॉल्व के साथ आगे लेकर नहीं चलते, तो ये मेरे ख्याल में किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। ये इमरान खान साहब की एक कमिटमेंट है कि इस केस में इंसाफ होगा। मेरे ख्याल में ये एक टेस्ट केस बनता जा रहा है, और हमें ये भी साथ साथ याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। कल ही एक एक्टिविस्ट लूनी साहब है, उनको लोरालाई में मारा गया।
तो ये सब चीज़ें जो जो गवर्नमेंट की एक क्रेडिबिलिटी है, जो वज़ीर आज़म की और वज़रा की स्टेटमेंट्स की वजह से अंडरमाइन हो रही है, उसके साथ साथ ये जो एक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह का लूनी वाला वाक़या, साहिवाल वाला वाक़या है, ये सब के सब ये अब एक इकट्ठे हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए अब आगे बढ़ के मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं होगी, ऑपोजिशन से बढ़कर मईशत जिसको वो नहीं चला पा रहे हैं वो बड़ी मुश्किल है। और ये जो इमेज उनका हर्ट हो रहा है, साहिवाल हो, लोरेलाई का वाक़या हो, या और जगहों पर भी वाक़े अभी रिपोर्ट हुए थे, ट्राइबल एरिया से भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हुकूमत के लिए मुश्किलात बनाएंगी। अब यहाँ पर एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जो भी पीटीआई के खामियों को की निशानदेही करता है उसको पीटीआई का दुश्मन समझा जाता है। ये हम सब जो है सिर्फ उनके जिसे कहते हैं खैरखा होकर बता रहे हैं कि जनाब ये मुश्किलात हैं, ये मसाइल खड़े हो रहे हैं, इनको अभी से एड्रेस कर ले, वरना आगे चल के आपके लिए मुश्किल बनेगी। इन वाक़यात से हट के बाकर साहब, आपने अभी बात जो की थी पुलिस रिफॉर्म, जब आप इस सियासी जमात के मंशूर को देखें, इमेज से हट के जनाब 2018 में बार बार आपने अपने तमाम मैनिफेस्टो को इस चीज़ पे बिल्ड किया था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को तब्दील किया था। लेकिन अब साहिवाल के वाक़े के बाद अभी आपने कहा कि जी लोरेलाई में भी जो इतना तशवीशनाक वाक़या हुआ है, बार बार GIT रिपोर्ट्स की बात हो रही होती है, बार बार अभी भी बुज़दार साहब की जो मीटिंग में यही बात हो रही थी कि जी हम उसी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी अब सिफर हो गई है, क्योंकि वही जो मुतासरीन हैं, वही जो गवाह हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखते। तो वो जो बुनियादी इस्लाहात थे सर, जिसमें नासिर दुरानी साहब को कमेटी का सरबराह भी बनाया गया था, वो वहाँ से मुस्ताफ़ी हो गए, वो प्रोसेस कहाँ गया? वो पुलिस रिफॉर्म्स का प्रोसेस कहाँ गया? ये तो आपके मेरे ख्याल में हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि जो इन्होंने 100 दिन में जो एक बुज़दार साहब ने आते ही उस वक्त अनाउंस किए थे टास्क फोर्सेस के 100 दिनों में हम करेंगे, वो तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इनकी पुलिस रिफॉर्म्स स्टार्ट भी नहीं हुई मेरे ख्याल में। वो नासिर दुरानी साहब रुखसत हो गए। इनकी नीयत ही ख़राब है कि जिन्होंने जिस तरह से जो पुलिस के आपने वाक़या, मैं सब वाक़यात की तरफ निशानदेही नहीं करना चाहता, जो पंजाब में वाक़या हुआ, जो DPO वाला वाक़या हुआ था, या इस्लामाबाद के IG का वाक़या हुआ था, ये सब ये आपको बताते हैं कि ये कितने मुखलिस हैं इन सब चीज़ों के साथ, कि किस तरह से इस प्रोसेस को लेके आगे चलना है। वरना अगर कोई नीयत हो, आप एक रास्ता इख्तियार कर लें, फिर उस पर चलना कोई मुश्किल नहीं रहता। खैर जनाब, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। दुरानी साहब के अपने भी रिकमेंडेशंस हैं, पुलिस ऑर्डर 2002 भी है जिसका कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो खैबर पख्तूनख्वा वाला बयानिया वफाकी सतह पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा, तो इसी तरह के सिलसिले देखने को मिलेंगे। अगले हिस्से में बात करेंगे उज़्मा में प्राइवेट स्कूल्स ने रिव्यू पिटिशन किया है, जो उनके खिलाफ फ़ी हाइक का ऑर्डर था, उस पर रिव्यू करने जा रहे हैं। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे अदालत उज़्मा के 13 दिसंबर के फैसले की। निजी स्कूल्स के मुतालिक अदालत उज़्मा का कहना था कि प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस की 20% कमी होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्कूल्स ने अब एक रिव्यू पिटिशन दायर किया है उसी अदालत उज़्मा में, जिसमें कहा कि कोई कानून ये इख्तियार नहीं देता कि फ़ीस में 20% कमी हो। अदालत उज़्मा ने यह भी फैसला किया था कि अगर कोई भी स्कूल सालाना 5% से ज़्यादा अपनी फ़ीस में इजाफा करे तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। जनाब बाकर साहब, ये काफ़ी दिलचस्प इशू है। हालांकि जो रिव्यू पिटिशन फ़ाइल करने वाले हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे जो बुनियादी हुकूक़ हैं, आर्टिकल 18, 23, 24 के तहत उनको आप वायलेट कर रहे हैं। लेकिन इधर एक बैलेंस की बात होती है, और वो बैलेंस ये है कि किस हद तक प्राइवेट स्कूल्स, जिनका आखिरकार तालीम के शोबे से इतना गहरा ताल्लुक़ है, और आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि एजुकेशन जो है उस पर आप कोई उस तरह की कीमत नहीं लगा सकते, क्या उन पे कोई रेगुलेशन होनी चाहिए? और दूसरी तरफ वही सर अदालत उज़्मा का जो एक रुझान है कि आप
माशी मामलात में या फाइनेंशियल मामलात में जब इस तरह की मुदाखलत करते हैं तो माजी में एक जुडिशल ट्रेंड है और एक वजह से ट्रेंड है कि आपको बहुत ही आराम से इस तरह की स्फेयर्स में इंटरफेयर करना चाहिए, ट्रेड वेरी वेरी लाइटली, क्योंकि ये मामलात इतने ज़्यादा पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और इकोनॉमिक स्फेयर की बात हो रही होती है। क्या राय रखते हैं जनाब, इस बैलेंस को किस तरह कैलिब्रेट किया जाए? असद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये तालीम का सिलसिला है ये बिल्कुल उसको उसमें किसी को इस वजह से डिस्क्रिमिनेट करना कि वो ज़्यादा पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता, ये बिल्कुल एक तकलीफ देह सी बात है, एक नामुनासिब सी बात है कि एक किसी का बच्चा इस वजह से अच्छे स्कूल में नहीं जा पाता कि वो ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकता और वो इस लिहाजा वो एक कम फ़ीस दे के एक सब स्टैंडर्ड स्कूल में ही जाए। लेकिन ये हमारे सामने हकीकत है कि यहाँ पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जब वो केस सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए जा रहे हैं और इसके पीछे पेरेंट्स की काफ़ी जो है कुछ अर्सा उन्होंने 3 साल पहले एहतजाज वगैरह शुरू किया था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो नोटिस लिया था। तो एक तरफ तो वो सवाल आपने उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी कदगन लगा सकता है कि जनाब आपने करना है ये 20% काटना है, 10% काटना है या कितना काटना है। वो जो फैसला था वो इतना जामे नहीं था, वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि एक इमीडिएट रिस्पॉन्स था कोर्ट की तरफ से कि जनाब आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कर ली है इसलिए आप ये कट करें। लेकिन साथ साथ वफाकी मोतसिब ने भी एक ऑल्टरनेट मैकेनिज़्म लाना था, वो नहीं ला पाए। ये सब चीज़ें हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। जो चीज़ इस वक्त डिस्कस नहीं हो रही असद वो ये है कि जो हमारा जो पब्लिक स्कूल का सिस्टम है, जो सरकारी बाक़ी साहब आपने इतनी अच्छी बात की सर, मैं इसी पे आना चाह रहा था। बिल्कुल आपने रेगुलेटर की बात कर दी, वो ठीक है। रेगुलेटर का मसला है कि रेगुलेटर यहाँ जितने बेशुमार स्कूल हैं अव्वल तो रेगुलेटर के पाबंद नहीं है, रेगुलेटर है और बेशुमार स्कूल उसके साथ रजिस्टर भी नहीं है, वो खुद से ही चला रहे हैं और यही डिस्कशन जनाब जब हम बात करते हैं तालीम की और हम बात करते हैं कि जी तालीम के शोबे के मुतालिक सुओ मोटो लिया गया, जनाब ये एक मखसूस तबका है और क्या कहें निजी स्कूल्स में जो शागिर्द होता है उसके वालिदैन इन्हीं एहतजाजात में शामिल हो रहे थे। वही ये आवाज़ उठा रहे थे कि जी आप सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस तरह प्रेशर कर रहे हैं बार बार फीस बढ़ा के। बात ये जनाब कि जब भी हम तालीम के शोबे की बात करते हैं उसका जो सबसे वाज़े ताल्लुक़ है वो आपके पब्लिक सेक्टर के साथ है और जब तक आप पब्लिक सेक्टर में इस्लाहात नहीं लाएंगे जहां मेरे ख्याल से आपकी जो वास्ट अक्सरियत है शागिर्दों की वो पड़ती है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा मखसूस तबका है जिनकी आप बात कर रहे हैं, यानी प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स जी वो एक बड़ा बाअसर तबका है जिनकी आवाज़ वहाँ पर आप काफ़ी मौसर है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है। लेकिन वो जो नीचे के जो आम सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बहुत बड़ी तादाद है वहाँ चले फीसों का मसला नहीं है लेकिन क्वालिटी का मसला है कि वहाँ पर ना तो उस्ताद मुहैया होता है ना वहाँ का सिलेबस अप टू डेट है। जो वहाँ के बच्चे फारुल तहसील होते हैं वो जाके इन पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ शायद उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाते, इनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मिलती हैं। तो हुकूमत को जैसे इमरान खान साहब रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देते हैं तो इस इक्वालिटी को लाने के लिए और इस चीज़ को इस रविश को कम करने के लिए वो हुकूमत को चाहिए कि अपने सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड इस लेवल पे ले आए कि लोग खुद वहाँ जाकर बच्चों को दाखिल कराएं और बेहतर महसूस करें। यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि हम कुछ जैसे कहते हैं कि मीडिया अटेंशन गेन करने के लिए एक वजीर साहब अपनी बच्ची को ले गए वहाँ पे जाके तस्वीरें बनाई, दाखिला ले लिया। लेकिन इससे बढ़ के वहाँ पर हमने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, वहाँ असातिज़ा के अवेलेबिलिटी करनी है, उनके पेज को बेहतर करना है, उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को बेहतर करना है। और ये सब कुछ करेंगे तब जाके ये फेनोमेना एड्रेस होगा। और इमरान खान साहब का जो कहना था जी कि आपके 3 मुख्तलिफ यहाँ तालीमी निज़ाम हैं, यानी एक आपका निजी स्कूल का निज़ाम है, फिर आपके सरकारी स्कूल का निज़ाम है और फिर आपके मदारस हैं। जब तक आप उनको एक ही सफ़े पे नहीं खड़े करेंगे और एक ही आपका एजुकेशनल सिस्टम नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक मंशूर का प्लैंक भी हुआ करता था। लेकिन उससे आगे बढ़ के जनाब अगर हम इस फैसले पे आ जाएं
कि इसका क्या आखिरकार, इसकी क्या एफिकेसी थी, इसका क्या इससे फ़ायदा हासिल हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में एक और नोटिस लिया कि इस फैसले की रोशनी में जो आपके निजी स्कूल भी थे, अगर हम सिर्फ निजी स्कूल की भी बात कर लें कि जी क्या वो पाया, क्या खोया आपने, तो आप असल में बहुत ही बुनियादी सर्विसेज में कटबैक कर रहे थे। उसमें टीचर्स भी आपके मुतासर हो रहे थे, उसमें जो आप यही तालीमी सहूलियात फराहम कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही थी। और फिर अदालत उज़्मा ने कहा कि जी आप इन बेसिक सर्विसेज, एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह उसमें हरगिज़ कटबैक नहीं कर सकते। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जब इस तरह का फैसला आया तो मेरे ख्याल से उसके कुछ अनइंटेंडेड असरात थे जिनका फिर बाद में अदालत उज़्मा ने फिर से नोटिस लिया। तो उसकी रोशनी में जनाब क्या इन निजी स्कूल्स को खुद अपनी जो रेगुलेशन है उसको थोड़ी सी संजीदगी से नहीं देखना चाहिए? अच्छा, जब तक कोई एक तो स्ट्रांग रेगुलेटर नहीं होगा जो चेक एंड बैलेंस रखेगा, तो कोई खुद सेल्फ रेगुलेट नहीं करता, तो वो तो अपनी जगह पे हो गया। अभी हुआ ये था कि जब इन्होंने 20% कट का किया, उन्होंने असातिज़ा को फारिग किया, उन्होंने क्लासेस को कंबाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने जाके अपने ओवर हेड्स में कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर दी। क्योंकि ये जो सेठ होता है, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर है ही कोई नहीं ना। जो ये सेठ है जिसने मुनाफा कमाना है वो किसी तरह अपने मुनाफे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो उसने मुनाफा, चाहे आपने इधर से कान पकड़ना है या उधर से, उसने आपकी जेब से पैसे ज़रूर निकालने हैं। तो ये यहाँ पर यही हो रहा है। और आपने अगर बेहतरी लानी है, एक तो आप पब्लिक सेक्टर में लाएं, उनको बेहतर करें ताकि वो इस हद तक तो compete करें ना कि जो लोग अपने आप को वहाँ अनअफोर्डिंग समझ रहे हैं वो इसको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव समझ करके यहाँ आ जाएं। वो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, लेकिन जहाँ पे अगर आप इनमें यकसानियत लाने के लिए एक और मशवरा भी हो सकता है कि हमारे, जैसा मैंने कहा ना, कॉर्पोरेट कल्चर है ही नहीं इसमें। बिजनेस सेक्टर में तो, एजुकेशन सेक्टर में तो बिल्कुल ही ऐसी सूरत हाल नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आप ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ अमीर के बच्चे ना पढ़े। अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक एक महीने 17,000 दे रहे हैं, जो एक गरीब आदमी या जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं सोच सकता। लेकिन वहाँ उनमें भी बहुत से ब्राइट बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर जो चाहिए था काम, सुप्रीम कोर्ट को एक कोटा मुख्तस करते जिसको बड़े ट्रांसपेरेंटली किया जाता। क्योंकि अब ये होता है कि अगर वो कोटा लगा देते, कल जो मालिक है वो अपने मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड जमा कर कहते जी हम तो इतने बच्चों को दे रहे हैं, भले से वो बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ रहे होते। तो ये कोटा ट्रांसपेरेंटली आप उसको एग्जीक्यूट करें और उधर के भी जो अनअफोर्डिंग लोग हैं उनको भी इन स्कूलों से इस्तेफादा करने का मौका मिले। तो यहाँ पर एक तरफ कट्स होने चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर के स्कूल की बेहतरी इस हद तक लाई जाए कि वहाँ पर जाकर लोग कम से कम जब इतनी हीट फील करें कि जनाब मैं ये शायद 17,000 पर मंथ जो एक फीस का तकरीबन ये मोर और लेस 15 से 17,000 प्राइमरी स्कूल की मैं फीस बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल में जो ये है, जो 22 स्कूलों की चेन्स की बात होती है, तो मैं वहाँ से अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ तो मैं स्कूल में जाते हुए जो बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। और शायद ये बात तस्लीम की जा सकती है कि जी अगर ऊपर से फैसला आएगा तो वाकई में आपके जो इस तरह के एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो मुतासर होंगे, आपकी फैसिलिटी भी मुतासर होगी, आपका जो एक तरह से एजुकेशनल परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो भी मुतासर होगी। लेकिन दूसरी तरफ जनाब ये जो आपने बात की कि मुख्तलिफ तबके हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्राइट बच्चे हैं, शायद इस सोच का भी मुकाबला करना चाहिए निजी स्कूलों के मालिकों को कि आप अगर तबके से बाहर निकल के और बच्चों को इस तरह बेनिफिट करें, उस तरह के आउटरीच प्रोग्राम्स के ज़रिए उनकी आप ज़िंदगियों को तब्दील करें, तो आपके मुनाफे में कोई ख़ास कमी नहीं आएगी। इस सोच को तब्दील करना होगा कि अगर आप मुतवस्सित तबके के बच्चों को रखेंगे, आपके स्कूल के मेयार में कमी आएगी। बहुत ही एक डिस्टर्बिंग किस्म का एक ये रुझान है जिसका मेरे ख्याल से मुकाबला करना चाहिए। अगले हिस्से में बात करेंगे थोड़ा सा डोमेस्टिक से हट के कश्मीर की और हिंदुस्तान की एक इंतहाई जारहाना पॉलिसी की। पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व इंतहा पसंद हुकूमत ने इख्तियार संभाला
तो कश्मीर की पॉलिसी इंतहाई जारहाना होना शुरू हुई। उसके बाद जो रुझान था वो यही था कि कश्मीर में ना सिर्फ आपने सिस्टमेटिक ब्लाइंडिंग देखी, आपने ना सिर्फ छड़े की बरसात देखी, आपने ना सिर्फ एक हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत और कश्मीर की अपनी हुकूमत के बीच ज़्यादा से ज़्यादा खला देखी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास ना तो पॉलिसी वाज़े हो पाई, ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जवाब में कोई तामीरी इक़दामात। जनाब बाकर साहब, अभी जो एक नेशनल कंसल्टेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, जो फजल रहमान साहब उसमें शिरकत की, उन्होंने MMA के जो नायब सदर थे वो भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब भी थे, और मैं इसी पे ही बात करना चाह रहा था सर, जो हम 180 डिग्रीज बार बार करते रहते हैं, वही जरदारी साहब जिन्होंने कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इंतहा पसंद करार दिया था, वो आज कह रहे हैं कि जी कश्मीर हमारी DNA में है, कश्मीर हमारी एक बुनियाद है और हर 4 फुट पे एक हिंदुस्तान का सिपाही वहाँ खड़ा हुआ है। आप इससे पहले भी जानते हैं जनाब, जो मियाँ साहब की हुकूमत ने किया था कि कुछ गुडविल एम्बेसडर्स या गुडविल सफ़ीरों के तौर पे लोगों को भेजा था दुनिया के चारों कोने कि वो लोगों को एजुकेट करें, वो परचम लहराएं आज़ाद कश्मीर का, लेकिन उस बात का भी कोई तय नहीं बन सका, बल्कि कुछ ऐसे आपके नुमाइंदे थे जिनको मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का नाम तक नहीं मालूम था। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जो नाकामी रही है वो हिस्टोरिक है, जो कश्मीरी शहरी है उसका जो एक एहसास महरूमियत है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन दूसरी जानिब रियासत पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल भी ना तो कंस्ट्रक्टिवली देखा है, वही जो पुराना बयानिया है फजल रहमान साहब का वही आपको सुनने को मिलता है। क्या किया जाए? नहीं असद, यहाँ पर जो आपने पहले, मैं ज़रा फजल रहमान साहब की जो कल कॉन्फ्रेंस थी उस पर टच करता जाऊँ, मुझे खुद मतलब हैरानगी हुई है उनकी कॉन्फ्रेंस का एलामिया देख कर कि ये सितम ज़रीफ़ी ये थी कि फजल रहमान साहब की कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा गया कि हुकूमत जो है वो इसका सही तरह से इस केस को बैनुल-अक़वामी सतह पर परसू नहीं कर रही। आपको याद है कि फजल रहमान साहब काफ़ी अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे और हम हमेशा ये डिस्कस किया करते थे कि उनकी बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी क्या कर दी गई है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बरतानिया में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कल और एग्जीबिशन भी कर रही है जिसके ऊपर भारत काफ़ी तिलमिला उठा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी जैसे तैसे भी रही, वही काम कर रही है जो PMLN ने किया कि कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, बाहर लोगों को भेज रही है, सफरा के तौर पे जाके वहाँ पर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कश्मीर में हो रहा है। लेकिन एक बैनुल-अक़वामी बरादरी में कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसके बारे में एक काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। आपको याद होगा कि ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है उनकी एक रिपोर्ट आई, वो काफ़ी सख्त थी इंडिया के बारे में। इसके बाद जो बरतानिया के ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप है कश्मीर पे, ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप, वो उनकी भी एक रिपोर्ट आई। तो ये सब चीज़ों ने दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे, उम्मीद है हुकूमत इस पर कैपिटलाइज कर लेगी। दुनिया के ज़मीर को तो झंझोरा है जनाब, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई उस तरह के इक़दाम देखने को नहीं मिले। अब वज़ीर ख़ारजा ज़रूर कहते हैं कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी की एक बुनियाद है कश्मीर, लेकिन वो तो हम सुन रहे हैं पिछले 30-40 साल से। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर सजाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के ज़रिए, और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।